हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप इस वीडियो में जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है आरआरबी सीबीटी 2 की, उसके पहले टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। 100 टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे इस टेस्ट में पूछे गए थे। 65 क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा आपको शुरुआत के, और जो 35 क्वेश्चंस बच गए हैं उनका आंसर इसी वीडियो में आपको अपूर्व सर देंगे। आई होप आपके मैक्सिमम आंसर्स ठीक हुए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर टू मटेरियल्स ए एंड बी शोन बिलो। तो आपको बताना है, एक ग्राफ आपको दे रखा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, पहला स्टेटमेंट है मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी। तो ऐसा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो ए मटेरियल है उसकी स्ट्रेन सहने की एबिलिटी कम है एज कंपेयर टू मटेरियल बी। तो जी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन ए, बिल्कुल गलत है। अगर आप ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो बी की मैक्सिमम वैल्यू ए से नीचे ही रह गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट है जी फॉल्स। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो बार है डिफरेंट मटेरियल की है, सेम साइज है, सब्जेक्टेड टू सेम टेंसाइल लोड, इलोंगेशन दे रखा है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो क्या होगा? हम जानते हैं डेल्टा एल पी एल अपॉन ए ई होता है। तो डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यंग्स मॉड्यूलस के। तो अगर 4:7 का इलोंगेशन है तो 7:4 का यंग्स मॉड्यूलस होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे आपसे बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है। आप क्या करिए, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम का पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लीजिए। तो ये हो जाएगा WL/4। तो 4 × 4/4, ये तो हो गया 4 सैगिंग। अब सिर्फ हॉगिंग मोमेंट का, इन दोनों का अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो एक कांस्टेंट मोमेंट आएगा -4 का। तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 4 - 4 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक कपल लग रहा है, मैक्सिमम शियर फोर्स बताइए। देखिए, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो रिएक्शन जनरेट होता है जब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये M/L आएगा। आप जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो ये शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है और ये M/L है। यहां लेंथ है 3, तो आ जाएगा M/3। तो शियर फोर्स हर जगह कांस्टेंट है, वैल्यू M/3 है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है पोलर मॉड्यूलस क्या होगा। तो ZP IP बाई Y मैक्स होता है। तो ये वैल्यू πd³/16 हो जाएगी। तो π/16, डायमीटर है 8 का क्यूब। तो 8 से गया ये, 2 से गया 4, 4 8 32 पाई। डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। द क्ले मिनरल हुज स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पोटेशियम बॉन्ड्स। लैटिस के बीच में पोटेशियम बॉन्ड्स आता है, किसमें? इलाइट पे। द शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज फ्लेकी। 2 डायमेंशन तीसरे डायमेंशन से बहुत बड़े होते हैं। वाटर कंटेंट ऑफ अ फुली सैचुरेटेड सॉइल इज 90%। तो SeWg के इक्वल है, फुली सैचुरेटेड सॉइल है, एंड दिस इज 0.9G। तो बच्चे, जो वॉइड रेशियो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम आएगा। A fine grained soil is found to be plastic with water content range this। बताइए सॉइल क्लासिफाई कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं जो लिक्विड लिमिट है वो 35 और 50% के बीच में है। तो इंटरमीडिएट आएगी कंप्रेसिबिलिटी, बट यहाँ दोनों ऑप्शन है MI और CI। तो आपको IP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बच्चे पहले यहां से निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 22%। और फिर A लाइन से निकालिए 0.73, WL इज 48 - 20। ये वैल्यू 20% के आसपास आएगी।
तो ए लाइन पे वैल्यू 20 है, एक्चुअल उससे ज्यादा है, तो सॉइल इज, इफ अ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट श्रिंकेज लिमिट, तो श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड अगर आप हीट करोगे तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा। The ratio of unconfined compressive strength of an undisturbed sample to that of a removed sample. तो बच्चे इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज सेंसिटिविटी। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हुआ सैचुरेटेड क्ले का और अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ 6i। तो बच्चे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हुआ है, ठीक है, और जो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ आई है टाउ एफ इज सी प्लस सिग्मा 10 फाइव, अनकन्फाइंड है तो फाइव 0 है, तो सी की वैल्यू 6 हो गई। फिर सेम सॉइल को हमने ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करा, सेल प्रेशर 20 पे है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एट फेलियर कितना होगा? तो सिग्मा 1f सिग्मा 3f n5 प्लस 2c अंडर रूट n5 आएगा। सेल प्रेशर सिग्मा c 20 हो गया, 2 और c की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन के हिसाब से फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, तो बच्चे कितनी आ गई वैल्यू? 32 टन पर मीटर। The active thrust on a vertical wall 3 meter high. बैकफिल सैंड है तो सी की वैल्यू 0 हो गई, के ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है, और गामा हो गया 20, तो 1/3 इंटू 20 इंटू, तो ये वैल्यू आ गई 30। ट्रस्ट पूछा है आपसे 30 प्लस 0/2 15 इंटू 3, आप इसे हाफ के गामा एच स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आ गई 15 इंटू 45 किलो न्यूटन पर मीटर। As per Terzaghi equation, the bearing capacity of a strip footing resting on cohesive soil is what? Unit width and unit depth. So QU CNC plus QNQ plus 0.5 D gamma N gamma है, ठीक है। हम ये एज्यूम करेंगे कि फाई 0 है तो N गामा हट गया, NQ, ठीक है, 1 आ गया, Q हो गया गामा DF, बट हमें गामा के बारे में कुछ नहीं बोला है, रेस्टिंग है रेस्टिंग, तो DF 0 है, तो QU हो गया CNC, NC is 5.7, C is 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी 57। Minimum bearing capacity of a soil under a given footing occurs when the groundwater is कहाँ पर? ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा तो जो गामा DF N गामा में गामा, ये भी गामा डैश हो जाएगा, और 0.5 B गामा में जो गामा डैश है ये भी गामा डैश हो जाएगा, दोनों सबमर्ज यूनिट वेट हो जाएंगे, तो मिनिमम बियरिंग कैपेसिटी मिलेगी। हाइड्रोलिक जंप RVF का एग्जाम्पल होता है, बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ फ्लो, बहुत कम डेप्थ में ही बदल जाती है, बहुत कम लेंथ पर। स्पेसिफिक एनर्जी आपको दे रखी है ट्रायंगुलर चैनल की, E की वैल्यू 5/4 YC है, तो YC 4/5 EC होगा। क्रिटिकल डेप्थ पूछ, बच्चे जल्दबाजी में 1.25 ही लिख देते हैं, ध्यान दीजिए कि पूछा क्या है क्वेश्चन। बच्चे हम ये बात जानते हैं कि जो स्लोप होता है वो dy/dx होता है, यूनिफॉर्म फ्लो में जो y है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, तो वाटर सरफेस स्लोप इज 0। बच्चे व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीइंफोर्समेंट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट? प्री स्ट्रेस कंक्रीट में
रीइंफोर्समेंट का मेन पर्पस इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस देना होता है, बस यही एक पर्पस है इसका और कोई नहीं। क्रिटिकल सेक्शन बच्चे कहाँ मिलेगा बेंडिंग मोमेंट में? कोड है, ये आपको याद होना चाहिए। डी पर, सॉरी, फेस ऑफ द कॉलम पे मिलता है, वन वे शेयर में डी पर मिलता है, टू वे शेयर में डी बाई टू पर मिलता है। एक टी बीम है, इसका वर्किंग रेक्टेंगुलर बीम की तरह कब होती है? जब न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज से पास होता है। आरसीसी का कॉलम है, एक्सिस क्या होंगी स्ट्रेसेस कॉलम के केस में? तो बच्चे 0.4 सिग्मा सी के होती है एंड 0.67 सिग्मा वाई होती है। ठीक है, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मिनिमम परसेंटेज कितनी देंगे आप बीम्स में? जब भी मिनिमम परसेंटेज का क्वेश्चन आए, ध्यान से पढ़िए कि बीम है, स्लैब है, क्या है? बीम है, सिग्मा वाई 500 रखिए, 0.17%। बच्चे डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला लगा देते हैं, सिग्मा एस 5/4 टाइम्स टाउ बी डी। डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा 0.87, सिग्मा वाई हो जाएगा 500। डायमीटर हमें 12 mm दे रखा है 4। देखिए HYSD लिखा हुआ है वहां पे, तो 60% बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो 1.6 ऑफ 1.5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू 544 आएगी। बच्चे आपको एक वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखा है, इरोटेशनल फ्लो की इक्वेशन क्या होगी? तो डेल वी बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई के इक्वल होगा। ठीक है, ये v है, तो डेल वी बाई डेल एक्स करिए तो c आ जाएगा, एंड डेल यू बाई डेल वाई करिए तो b आ। वेलोसिटी फील्ड है, डेंसिटी वेरिंग है, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी। तो डेल रो बाई डेल टी प्लस रो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस रो डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0 का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर डेल रो बाई डेल टी जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा रो नॉट ई टू दी पावर -2t, और -2 का डिफरेंशिएशन प्लस रो नॉट ई टू दी पावर -2t कॉमन ले लीजिए। ये u है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5 आएगा, v का डिफरेंशिएशन करेंगे ये 5 आएगा, और w का डिफरेंशिएशन करेंगे ये लैम्डा। अब यहां से रो नॉट कॉमन ले लीजिए, ये टर्म हट जाएगी, -2 प्लस 10, 8 आया, 8 इधर आ जाएगा तो -8। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में आया, अच्छा क्वेश्चन। फ्लो ऑफ फ्लूइड ओवर सरफेस टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हाट? बच्चे फ्लूइड फ्लो होता है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन की वजह से, तो जो डिफॉर्मेशन होता है शेयर की वजह से, उस वजह से फ्लूइड फ्लो करता है। A liquid forms an interface with another liquid or gas. The surface energy per unit area is surface tension. देखिए सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ भी होता है और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया भी होता है। इनमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है? तो यहाँ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक के ऊपर गेज होता है, तो जब आप एटमॉस्फेरिक में गेज ऐड करते हैं तो एब्सोल्यूट आता है। एक ओपन टैंक है, 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कवर्ड है, 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोटल प्रेशर कितना होगा? तो ρ1 GH1 प्लस ρ2 GH2 कर दीजिए, तो 1000 इंटू 9.81.6 प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, तो सॉल्व करिए, डी ऑप्शन आ।
बच्चे कहाँ पर लॉसेस ज्यादा होते हैं? सबसे ज्यादा लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे टर्बुलेंट फ्लो में। लैमिनार फ्लो में शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल प्लेट्स में वही रहता है जो सर्कुलर में होता है, मतलब पैराबोलिक। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रेफर्ड इफ अ डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड? आप चाहते नहीं है कि क्रैक्स आए, तो आप लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। एफ्लोरोसेंस का रीजन है एल्कलीज, तो चाहे सीमेंट हो ब्रिक हो, जो व्हाइट पैचेस पड़ते हैं वो एल्कलीज की वजह से आते हैं। बच्चे सेंटर निडल ऑफ अटैचमेंट विकेट प्लंजर, अभी बिल्कुल कोड का क्वेश्चन है, 0.5 mm। कॉमनली यूज्ड लाइम जो व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है वो फैट लाइम है। ब्रिक्स की लेंथ चेक करने के लिए जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आप लॉट में से निकालते हो वो 20 है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे इस्तेमाल की जाती है। बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन है तो या तो पता है आंसर या नहीं पता है, कोई कंसेप्ट नहीं लगा सकते आप। ग्रेनाइट बच्चे क्या है? ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, IgIB, ग्रेनाइट बसाल्ट इग्नियस रॉक्स है। रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट, दिस इज एर्गिलेशियस रॉक्स। बच्चे फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर को करने का पर्पस ये होता है कि डिफिकल्ट हो जाए इग्निशन और अपने ओन कंबशन को सपोर्ट ना करे। बच्चे टिम्बर का वो डिफेक्ट जो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन लेकर आता है ये है शेक्स। बच्चे डिस्टेम्पर लो क्वालिटी पेंट है तो इंटीरियर के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। पी कार फैक्टर हाईवे इंजीनियरिंग में, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो, इसकी वैल्यू 0.25 से 1 तक वेरी करती है। करेक्टेड सब मॉड्यूलर ग्रेड आपको दे रखी है वैल्यू 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको 30 सेंटीमीटर के लिए बताना है। तो बच्चे K1 D1 K2 D2 है, तो स्टैंडर्ड प्लेट 71 है जिसके लिए वैल्यू 6 है। हमें 30 के लिए पता करना है सबग्रेड रिएक्शन क्या होगा। 5 से कटा। फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग SSD जो ड्राइवर की हाइट है वो 1.2 मीटर पे है और ऑब्जेक्ट की हाइट 0.15 मीटर पे है। IRC के हिसाब से बच्चों जो स्पीड लिमिट है, रेगुलेटरी साइन जो होता है सर्कुलर शेप का होगा, ठीक है, और व्हाइट बैकग्राउंड पे रेड बॉर्डर। डिजाइन पेवमेंट की जो थिकनेस है वो व्हील लोड पर डिपेंड करेगी। फ्री मीन स्पीड आपसे पूछी है, वो आपको गिवन है, आपसे कैपेसिटी पूछी है, तो Umax बाई 2 Kmax बाई 2। अब ये जो Kmax है ये 1000 बाई स्पेसिंग होगा, तो ये वैल्यू 145 आ जाएगी, तो 80 बाई 2 145 बाई 2। बच्चे बॉटम मोस्ट लेयर जो होती है दिस इज सबग्रेड, सबग्रेड के ऊपर सब बेस फिर वियरिंग कोर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा व्हीकल जिस स्पीड से ट्रैवल करते हैं वो मॉडल स्पीड होती है, तो ये बेल लाइक कर्व बनता है, ये मॉडल स्पीड होती है। बच्चे CBR टेस्ट आपने परफॉर्म करा, CBR वैल्यू कितनी होगी? 82। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है? 2055, 4%। सर्कुलर कर्व है, आपसे पूछा गया है कि गाड़ी अंदर की तरफ ना आए तो क्या रिलेशन होना चाहिए? तो W sin थीटा से कार अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, ये W है और यहां लगेगा W cos थीटा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो W sin थीटा से बड़ी होनी चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स हो गया F इंटू रिएक्शन,
जो कि W cos थीटा हो गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू टेन थीटा से बड़ी होनी चाहिए और टेन थीटा सुपर एलिवेशन होता है, तो ई की वैल्यू एफ से छोटी होनी चाहिए या एफ ई से बड़ा होना चाहिए। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि बताइए हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा। इसका एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। ये होता है n1 अपॉन n1 माइनस n2 इंटू लेंथ ऑफ द कर्व। n1 4 है, ये 4 है n1, 4 माइनस माइनस 2 ये 6 हो जाएगा और लेंथ कितनी है 150। तो 2/3 ऑफ 150 मीटर पर आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा। क्वेश्चन बच्चे आपको बताना है किस केस में सेंट्रॉइड सेक्शन से बाहर है, एंगल सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर एरिया का आई एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस पर बताना है आपको क्या होगा। तो मेरे पास जानते हैं जो आई जेड जेड होता है, ये आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई है। सर्कल का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। तो पाई डी 4/32 होता है आई जेड जेड और आई एक्स एक्स पाई डी 4/4 होता है। तो जो आई जेड जेड है वो बड़ा होगा या आई एक्स एक्स छोटा आएगा। बच्चे एक फोर्स P है, दूसरी फोर्स अननोन है 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट 130 न्यूटन है। तो 130 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आप देख रहे हो 14400 आ जाएगा, मतलब 120 का रूट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो ओमेगा निकालिए, डी थीटा बाई डी टी, 3 इंटू 2 6 टी स्क्वायर माइनस 60। एक्सेलरेशन अल्फा पूछा है, तो डी ओमेगा बाई डी टी करिए, 12t माइनस 6। अब t की वैल्यू को 1 रखिए, 12 इंटू, तो 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे आईएलडी के केस में जो ऑर्डिनेट होता है बीएमडी का वो लेंथ होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम ए बी इज फिक्स्ड, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट है, आपसे पूछा है रिएक्शन। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत गलती क्या करते हैं, एकदम से 6 डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर लिख देते हैं, वो मोमेंट होता है। रिएक्शन पूछा गया है, रिएक्शन 2m/l है, मतलब 2/l इंटू 6 डेल्टा बाई एल स्क्वायर, 12 डेल्टा अपॉन एल क्यू। बेंडिंग मोमेंट बच्चे कॉन्जुगेट बीम में, एक्चुअल बीम में क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन। शियर फोर्स शियर फोर्स स्लोप बताएगा, लोडिंग इंटेंसिटी कर्वेचर बताएगी। बच्चे अगर किसी केबल को आपने यूनिफॉर्मली लोडेड कर दिया है तो पैराबोलिक है। कैटेनरी आता है सेल्फ वेट की वजह से, पॉइंट लोड की वजह से ट्राइंगुलर आएगा। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है 3, सिग्मा एफ एक्स 0, सिग्मा एफ वाई 0, सिग्मा एम जेड 0। बच्चे जो वॉइड रेशियो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, एक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। बच्चे आपसे कैपिलरी राइज का फॉर्मूला पूछा गया है, H इज 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो डी जी। 4 सिग्मा, थीटा को 0 मान लीजिए, रो इंटू जी गामा हो गया और डी हो गया 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 सिग्मा गामा आर, 2 सिग्मा गामा। तो बच्चों ये है टेस्ट पेपर 1 के 65 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन।
आगे का सॉल्यूशन आपको अपूर्व सर बताएँगे इसी वीडियो में। आई होप आपका चाहे टेस्ट अच्छा गया होगा। आगे के टेस्ट ज़रूर दीजिए, हमने इसी तरीके के क्वालिटी क्वेश्चंस रखे हैं और ये क्वेश्चंस आपको बहुत फ़ायदा करेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर। तो हेलो एवरीवन एंड वेरी 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 गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों ने आरआरबी जेई का टेस्ट दिया होगा। तो आरआरबी जेई का जो टेस्ट था उसके आज हम लोग सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। मैंने 35 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, उन 35 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपको अमन सर आप लोग को करा देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। इसमें दिया हुआ था टोटल हार्डनेस 250 है और उसके बाद एल्कलिटी 200 है। कार्बोनेट हार्डनेस पूछा था। तो आपको पता है दोस्तों कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर होता है? मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कलिटी में से। तो आप देखो भाई, यहाँ पर जो मिनिमम है किसकी वैल्यू है 250 ये है, एल्कलिटी 200 है। तो इसका मतलब कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अगर कार्बोनेट हार्डनेस 200 हो जाएगा तो आप मुझे बताइए नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो जाएगा? आप टोटल हार्डनेस में से क्या माइनस कर दीजिए? कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर दीजिए। तो 250 में से अगर मैं 200 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो आपसे पहले क्या पूछा हुआ है? कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 200 और 50। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटलिंग वेलोसिटी वीएस है, इज लेस देन दी ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट दोस्तों वी नॉट है ना भाई। अब आप एक चीज देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, इफ दी सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन दी ओवरफ्लो रेट, तो ये वीएस कम है। ओवरफ्लो रेट क्या है दोस्तों? ये ज्यादा है। ओवरफ्लो रेट क्या होता है? कंसर्न साइज पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है उसे ओवरफ्लो रेट बोलते हैं। तो वीएस अपॉन वी नॉट जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एफिशिएंसी हो जाएगी। इतने परसेंट पार्टिकल जो छोटे होते हैं कंसर्न साइज पार्टिकल से, वो सेटल कर जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, दिस विल बी द आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the point in chlorination where all organic matter and ammonia have been oxidized and any further addition of the chlorine result in proportional increase in free available chlorine। तो इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा कि जब हम क्लोरीन डालते हैं तो फर्स्ट स्टेज में आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म रिमूव होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है। तो जब सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आयरन मैग्नीज कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर सब डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद जो आप क्लोरीन डालते हैं वो फ्री क्लोरीन के फॉर्म में निकलती है। तो इस पॉइंट तक जो आप क्लोरीन ऐड करते हैं उसे ब्रेक पॉइंट डोज बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेक पॉइंट क्लोरीन, ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखो क्या दिया हुआ है, बीओडी 5 आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस पे। केडी की वैल्यू जो आपकी है एट बेस 10.1 है। तो आपको पता है अल्टीमेट बीओडी क्या होता है? अल्टीमेट बीओडी बीओडी 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीओडी 5 इज इक्वल टू अल्टीमेट बीओडी 1 माइनस 10 की पावर माइनस केडी इंटू, है ना। तो बीओडी 5 आपको कितना दिया है? 200 दिया है। बस टू अल्टीमेट बीओडी आपको चाहिए 1 माइनस 10 की पावर माइनस 0.1 इंटू 5। ये तो माइनस 0.5 हो जाएगा, हाँ कि ना भाई? माइनस 0.5 हो जाएगा। तो ये देखो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एल नॉट इज इक्वल टू 200 से हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस 1/10 की पावर 0.5। तो क्योंकि माइनस 0.5 था, नीचे लाओगे 0.5 हो जाएगा। 0.5 का मतलब आपका क्या होता है? 0.5 का मतलब आपका होता है 1/2, यानी √10 आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अब ये जो इसका आंसर है, ये कैलकुलेटर अगर होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना भाई। ये वैल्यू आपकी आएगी 0.316 आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप अपना वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 292 मिलीग्राम पर लीटर विल बी द आंसर। अल्टीमेट बीओडी आपकी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना भाई। अल्टीमेट बीओडी आपकी ज़्यादा 92 ग्राम पर लीटर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, स्लज एज क्या होता है? मीन सेल रेजिडेंस टाइम इज डिफाइंड एज मास ऑफ एमएलएसएस इन द रिएक्टर टू द मास ऑफ द सॉलिड वेस्ट पर डे। बिल्कुल सही बात है। एमएलएसएस का मास और आपका सॉलिड वेस्ट का मास, तो ये जो होता है दैट इज नोन एज द स्लज एज। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। कह रहे वाली बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। देखो क्या दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल लैब रेट इज एक्जैक्टली इक्वल टू द एडियाबैटिक लैब रेट। ईएलआर जो है इक्वल है एएलआर के, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी इज न्यूट्रल है। प्लूम का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? लूपिंग, फैनिंग, कोनिंग और लॉफ्टिंग। तो आप मुझे बताइए, अगर ईएलआर एएलआर के इक्वल होता है, स्टेबिलिटी न्यूट्रल होती है, ठीक है, तो प्लूम बिहेवियर कैसा होगा? तो देखो इस प्लूम बिहेवियर को क्या बोल देंगे दोस्तों? जल्दी मुझे आंसर करिए।
अब आप एक चीज देखिए, जब न्यूट्रल बिहेवियर होता है तो इस केस में जो आपका स्मोक होता है वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और वर्टिकली भी मूव करता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगा, वर्टिकल मूवमेंट भी होगा। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगा और वर्टिकल मूवमेंट भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या रिजेंबल करता हुआ मिलेगा, ये दोस्तों आपको रिजेंबल करता हुआ मिलेगा एक कोन की तरह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोनिंग प्लूम का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, टू नॉइज सोर्सेस प्रोड्यूस साउंड प्रेशर लेवल ऑफ 60 डेसिबल एंड 60 डेसिबल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब हम ऐड करते हैं सेम साउंड इंटेंसिटी को, जब हम ऐड करते हैं 60 प्लस 60, तो ये 3 से इंक्रीज हो जाता है 63 डेसिबल। और ये दोस्तों मैंने क्लासरूम में पढ़ाया भी हुआ है, ये वैल्यू 60 होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर डिटरमाइंड। जब हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, तो क्या क्या चीजें डिटरमाइन करते हैं, एक बार देखिए आपने क्या करेक्ट आंसर किया था। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब भी कभी हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करते हैं किसी भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, तो हम लोग क्या क्या एनालाइज करते हैं दोस्तों, हम लोग एनालाइज करते हैं एक तो मॉइस्चर, कितने वॉलेटाइल मैटर है, कितने फिक्स्ड कार्बन है और कितने एशेज हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इफ अ सीवर इज डिजाइन टू मेंटेन द सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, देखो वीएस होती है, ये वो वेलोसिटी होती है, अगर इस वेलोसिटी पे सीवर फ्लो करे तो कोई भी सॉलिड सेटल नहीं होगा, और जो सेटल्ड है वो सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नो सॉलिड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IS 10500 द एक्सेप्टर लिमिट एंड द कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन वैल्यू फॉर फ्लोराइड। फ्लोराइड देखो क्या होता है कि ये हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है, फ्लोराइड की जो मात्रा होती है वो हमारे लिए यूजफुल होती है। कितनी यूजफुल होती है, अगर देखो 1 मिलीग्राम 1 ppm तक, 1 ppm तक अगर आप फ्लोरीन है तो वो हमारे बोन्स में डेंटल कैविटीज होने से बचाती है। बट यही कॉन्सेंट्रेशन अगर 1.5 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए क्या करेगी, फ्लोरोसिस करेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1.5, 1 से 1.5, 1.5 से ज्यादा होती है तो क्या होने लग जाता है, फ्लोरोसिस होने लगता है। हाँ कि ना भाई, हाँ कि ना भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। Tachyometer. The provision of analytic lens is intended to simplify field calculation for a tachyometer fitted with such a lens. Which of the following condition is satisfied? अब देखो एनालिटिक लेंस में जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है वो 100 होता है और एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो देखो भाई, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एडिटिव कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100 हो जाएगा। हाँ कि ना भाई, तो इसने पहले एडिटिव कांस्टेंट लिख दिया है, तो f प्लस डी जो होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है f अपॉन आई इज नथिंग बट 100। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने ये टिक किया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन ESE if three angles A, B, C are measured at a station too close to the horizon with weightage W1, W square and W cube. ठीक है, with the sum is observed to be 300 plus E. How is the error is distributed? अब आप देखो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, क्या आंसर किया आपने इसका, एक बार आप मन में सोचिए कि आपने क्या इसका आंसर किया होगा। देखो भाई ध्यान से देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो ट्रू वैल्यू के सबसे करीब होती है। हाँ कि ना भाई, ठीक है, और ये वेटेड सम से आती है। तो जो भी एरर होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। ठीक है, देखिए भाई बहुत ध्यान से, इक्वली डिवाइडेड होता है बट इनवर्स होता है। ठीक है, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द एंगल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द वेट, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ द वेट। क्या ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा वेट होगा, जिसका जितना ज्यादा वेट होगा वो उतना ही ट्रू वैल्यू के करीब होगा, तो उसमें करेक्शन उतना ही कम होगा। हाँ कि ना भाई, वेट ज्यादा करेक्शन कम, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन अ वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज द शिफ्ट इन इट्स पोजीशन ऑन द फोटोग्राफ ड्यू टू इट्स एलिवेशन अबव और बिलो द डेटम। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग क्या है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप एक चीज देखिए, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर यहाँ पे डी दिया हुआ है, आपने इसका करेक्ट आंसर क्या किया हुआ है दोस्तों, देखिए भाई बहुत ध्यान से, डी इज इक्वल टू आर एच अपॉन कैपिटल एच होता है कि नहीं होता है, डी जो फोटो में डिस्प्लेसमेंट होता है आर एच अपॉन कैपिटल एच होता है। हाँ कि ना भाई, अब आप देखो, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं
हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? इट इज 0 एट द प्रिंसिपल पॉइंट और उसके बाद इट इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट इंक्रीजेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लाइंग हाइट और अबव द डेटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, आप एक चीज देखिए, आपको यहाँ क्या बोला हुआ है, आप एक चीज देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। तो पहले तो आप ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ये देखिए, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो फ्लाइंग हाइट है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप इट इज क्लियर। हाँ कि ना भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टाफ इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम द लेवल इफ द कंबाइंड करेक्शन फॉर द कर्वेचर रिफ्रैक्शन इज अप्लाइड व्हाट इज द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग इफ ऑब्जर्व्ड रीडिंग वाज 3.500। अगर 2 किलोमीटर दूर स्टाफ है तो आपको पता है कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है? कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू होती है 0.0673 टी स्क्वायर। हाँ कि ना भाई, यस और नो? और वो भी माइनस का होता है, ये स्टाफ करेक्शन होता है, माइनस 0.0673 टी का स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, डिस्टेंस कितनी दूरी पर है? 0.0673 2 का स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम हो गया। अब आप एक चीज देखिए, जो भी करेक्टेड स्टाफ रीडिंग होगी, करेक्टेड स्टाफ रीडिंग मतलब आपको करेक्शन करना है, गलत आपने कितनी ली है? 3.500, करेक्शन हो जाएगा 0.0673 2 का स्क्वायर, सो यू विल गेट दी। तो भाई दिस इज द आंसर। अब आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात। तो आप देख सकते हैं 3.5 से तो कम ही आएगी ना, 3.5 से कम आएगी तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब आप देखो ये 4 टाइम्स है, इसमें से कुछ माइनस करोगे तो आंसर विल बी, ये देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स अगर आप करोगे तो 1 कुछ माइनस होगा, है ना, तो ये आप माइनस कर लीजिए, विल गेट दी आंसर है 3.2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3.233 मीटर इज द करेक्ट स्टाफ। ऑप्शन 1 इज द है भाई, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 15 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अब आप देखो क्या करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये जो है पीडीओपी, पोजीशन डाइल्यूशन ऑफ प्रिसीजन इज अ मेजर ऑफ, देखो ये जो पीडीओपी होता है, द सैटेलाइट ज्योमेट्री एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रिसीजन ऑफ द 3D पोजीशन। ठीक है, कितना प्रिसाइज होगा आपका 3D पोजीशन, ये इससे रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन का करेक्ट, इन द प्लास्टिक एनालिसिस शेप फैक्टर फॉर डायमंड सेक्शन, शेप फैक्टर फॉर डायमंड सेक्शन, तो आपने देखा होगा ये डायमंड सेक्शन है, इसका शेप फैक्टर कितना हो जाता है दोस्तों? डायमंड सेक्शन का शेप फैक्टर, रेक्टेंगुलर सेक्शन का तो 1.5 होता है, डायमंड सेक्शन का 1.70 होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 1.7। अंडरस्टूड एवरीवन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील कॉलम है, पिन है बोथ एंड पर और लेंथ उसकी एल है। अ स्टील कॉलम इज पिन एट बोथ द एंड, पिन है दोनों एंड पर, लेंथ एल है। मिडल ऑफ द कॉलम इज रिस्टेंड अगेंस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन बोथ डायरेक्शन, द इफेक्टिव लेंथ फॉर द बकलिंग इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पढ़ो देखो क्या हो जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, देखो दोनों एंड अगर पिन होती है, दोनों एंड अगर पिन होती है, ठीक है, दोनों एंड अगर कॉलम की पिन होती है तो इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाता है? इफेक्टिव लेंथ आपका हो जाता है 0.5L हो जाता है, 0.5L। हाँ कि ना भाई, दोनों एंड जब पिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आई एस हंड्रेड मैक्सिमम इफेक्टिव सिलेंडर रेशियो फॉर मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई, टेंशन मेंबर है, उसमें रिवर्सल स्ट्रेस आ रहा है विंड और अर्थक्वेक की वजह से, तो आंसर क्या हो जाएगा? 350 हो जाएगा। टेंशन मेंबर जिसमें रिवर्सल और स्ट्रेस होता है विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की वजह से, दी सिलेंडरनेस रेशियो इज 350। ठीक है भाई, करेक्ट आंसर बताइए अगले का। बोल्ट वैल्यू क्या होती है? देखो एक बोल्ट किस में फेल होता है? शीयर में और बियरिंग में, तो जो मिनिमम फोर्स वो ले सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं बोल्ट वैल्यू। तो मिनिमम ऑफ शीयरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंट्री गर्डर में वर्टिकल डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैंट्री गर्डर में आप मुझे बताइए जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है वो L/750 से ज्यादा, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
देखो अगला क्वेश्चन आप देखिए भाई बहुत ध्यान से, ठीक है। लेसी रिजीम थ्योरी, सिल्ट फैक्टर रिलेटेड टू द एवरेज पार्टिकल साइज, तो 1.76 अंडर रूट डी होता है, सिल्ट फैक्टर इज 1.76 अंडर रूट डी, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी, बहुत आसान क्वेश्चन है। ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी जो आपका होता है, एक ड्यूटी होता है, एक डेल्टा होता है। अगर मैं कंटिन्यूसली 1 एम क्यूब का 1 मीटर क्यूब पर सेकंड का अगर मैं डिस्चार्ज देता हूँ तो कितना एरिया इरिगेट होगा, दैट इज ड्यूटी, है। तो और हाईएस्ट कहाँ पर होता है? देखो हाईएस्ट कहाँ पर होगा, आपका फील्ड पर होता है। हाईएस्ट आपका फील्ड पर होता है, ऑन दी फार्म, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ फील्ड से मैं पूरे बेस पीरियड तक 1 एम क्यूब का डिस्चार्ज दूंगा, लॉसेस सबसे कम होंगे, सबसे ज्यादा एरिया इरिगेट होगा, इसीलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूल इज 0.5। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी क्या होता है? वेरिएशन इन कैनाल डेप्थ 20% है, आउटलेट डिस्चार्ज में वेरिएशन आपसे पूछा है, तो सेंसिटिविटी क्या होता है? डिस्चार्ज में जो वेरिएशन है अपॉन डेप्थ में जो वेरिएशन है, हाँ कि ना भाई, दिस इज सेंसिटिविटी। अब आप देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वेरिएशन इन डिस्चार्ज चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वेरिएशन इन डिस्चार्ज आपका कितना हो जाएगा? दिस डेल्टा क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू, सेंसिटिविटी कितनी है? 0.5 है और ये 20% है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 ऑफ 20% इज 10%। अंडरस्टूड? तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रू रेजिम कंडीशन क्या होती है, ठीक है। देखिए सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट होना चाहिए, सिल्ट चार्ज कांस्टेंट और डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो अगर सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट है, सिल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो कैनाल किस में होता है? ट्रू रेजिम में होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अ बैराज इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ पियर, ठीक है। पियर और बैराज में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखो भाई गेट्स का अंतर होता है, गेट्स का अंतर होता है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो वियर और बैराज में किसका अंतर होता है? गेट्स का अंतर होता है ना भाई, ठीक। यस और नो? गेट किस में बड़े होते हैं? गेट आपके बड़े होते हैं बैराज में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैराज में गेट बड़े होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार जरा इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया है, 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ बेसिन हैज अ पीक डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर रेनफॉल देता है, डीआरएच पूछा हुआ है आपके, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ पूछा हुआ है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको दिया हुआ है और उसे डीआरएच आपसे पूछ रहा है, तो कैसे आंसर करेंगे दोस्तों? देखिए भाई 30 है और आप देख लो ना, पीक डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है और रेनफॉल आपको दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, दैट इज 240 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। भाई आप ये देखो ना, यूनिट हाइड्रोग्राफ की लेंथ 1 होती है ना, और 3 सेंटीमीटर का डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ अगर आपको चाहिए तो आप हर ऑर्डिनेट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा उसका पीक कितना हो जाएगा? 80 इंटू 3, दैट इज 240। करेक्ट आंसर 240 हो जाए। आगे बढ़े भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। देखो डबल मास कर्व किस लिए यूज होता है? तो जहां कहीं भी डबल मास कर्व में स्लोप चेंज हो जाता है तो वहां पर इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, ठीक है। तो हम क्या चेक करते हैं? रेन गेज रिकॉर्ड्स की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं डबल मास कर्व से, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई बहुत ध्यान से, पाई इंडेक्स ऑफ द कैचमेंट इज 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, स्टॉर्म 4 सेंटीमीटर अगर ओवर अ 4 आवर विद यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। टोटल रन ऑफ आपसे पूछा हुआ है, आपको फाइव इंडेक्स दिया हुआ है और रन ऑफ आपसे पूछा हुआ है। देखो आसान क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? रन ऑफ इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए, फाइव इंडेक्स दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर का स्टॉर्म है, ठीक है, डेप्थ दी हुई है, 4 घंटे के लिए है ना। तो व्हाट इज द टोटल रन ऑफ? टोटल रन ऑफ कैसे निकालेंगे आप लोग? देखो भाई, तो पहले तो रेनफॉल इंटेंसिटी निकाल लो आप लोग। रेनफॉल इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? रेनफॉल इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है 4 आवर में, 4 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है 4 आवर में, इसका मतलब इंटेंसिटी कितनी है? 1 सेंटीमीटर पर आवर। फाइव इंडेक्स से जितनी भी ज्यादा होगी वो रन ऑफ के फॉर्म में होगी, तो आई माइनस फाइव कितनी देर के लिए रेनफॉल हुई है? 4 घंटे के लिए रेनफॉल हुई है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.5 हो गया इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर विल बी दी करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए भाई अगला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए, मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग इफ द वैल्यू ऑफ द वेइंग फैक्टर इज पॉइंट एक्स इज 0.5,
इट रिप्रेजेंट, अगर आपका दोस्तों 0.5 होता है वेइंग फैक्टर, ये प्योर ट्रांसलेशन को बताता है कि उसमें कोई भी एन्यूटेशन नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्योर ट्रांसलेशन को बताता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, एस कर्व आपको क्या बताता है? एस कर्व किस काम आता है दोस्तों? ये आपका एस कर्व काम आता है, आप अलग अलग हाइड्रोग्राफ को यहाँ प्लॉट कर सकते हो एस कर्व की मदद से, अलग अलग ड्यूरेशन के। तो डिराइव यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन। अगला क्वेश्चन, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज स्पीड ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन विच। अब देखो, टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है क्या होती है? ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन जब यूनिट हेड पे काम कर रहा है तो कितना कितना रोटेशन लगे कि वो यूनिट पावर प्रोड्यूस करे। फिर से सुनिए, किसी भी टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का मतलब होता है उसी के सिमिलर, ज्योमेट्रिकली सिमिलर टरबाइन कितनी बार रोटेट करे कि वो यूनिट हेड पे काम करे तो यूनिट पावर जनरेट करे। दिस इज स्पेसिफिक स्पीड। तो देख लो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो प्रोड्यूसेस यूनिट पावर अंडर यूनिट हेड, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए, क्या करेक्ट आंसर है? कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मोस्ट लाइकली टू अगर। हाँ, कैविटेशन कहाँ होती है? देखो, जब एयर बबल्स बस्ट करते हैं, जब ब्लेड से टकराता है तो इंपेलर ब्लेड पर होता है। ठीक है, एट द टिप ऑफ द इनलेट। ठीक है, एट द इनलेट, इनलेट पर दोस्तों क्या होता है? कैविटेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसकी स्पेसिफिक स्पीड सबसे ज़्यादा होती है भाई, बताइए किसकी सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीड होती है? तो ध्यान रखिएगा, कैप्लान टरबाइन टरबाइन की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक स्पीड होती है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्ट ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? देखो ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब का काम होता है जब देखो पानी क्या करता है? रोटेट करता है। ठीक है, एक्चुअली आता हॉरिजॉन्टली है और एक्चुअली नीचे निकलता है, तो ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से निकलता है। तो काइनेटिक एनर्जी को ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपकी देखिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, NPSH कैसे डिफाइंड होता है? ठीक है, देखो हम ये देखते हैं सक्शन पे कितना टोटल हेड है और कितना वेपर प्रेशर से ये ज्यादा है। ठीक है, कितना वेपर प्रेशर से ये ज्यादा है, दैट इज नोन एज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो इजी ही था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे दोस्तों। ठीक है, अब आई होप आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा और ये सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं आप लोगों को अगले टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन कवर कराऊंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय एवरीवन।